नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नलिनी गोसाई और आप हैं इस समय उत्तराखंड की नौनी के साथ। जैसा कि उत्तराखंड में तीसरी लहर आने की बात लगातार कही जा रही है, बच्चों में संक्रमण के बढ़ते हुए मामले भी दिखाए जा रहे हैं। हजारों बच्चे यहां संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड की नौनी को भी उत्तराखंड से ही नहीं, देश विदेश से लोगों की कॉल आ रही है कि उत्तराखंड में बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और आप लोग कैसे वहाँ मैनेज कर रहे हो। वहाँ तो बच्चों को भी इतना संक्रमण हो रहा है, तो क्या स्थिति है वहाँ की। तो एक बात पे मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूँगी कि बच्चों को कोरोना संक्रमण जरूर हो रहा है, लेकिन उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स कभी ना कभी कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। और सबको पता है ये महामारी ऐसी है कि ये एक से दूसरे को होना लाजमी है। तो जिस घर में पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव है, मम्मी या पापा में से कोई एक पॉजिटिव है, तो बच्चे उस घर में अगर कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो ये महामारी का ही लक्षण है। महामारी ही ऐसी है कि एक से दूसरे को हो रही है। तो इसलिए इसमें प्लीज़ आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें कि ये महामारी बच्चों को फैल रही है, बच्चे कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं। नहीं, आप केसेस उठा के देख लीजिए। केसेस की हिस्ट्री यही कहती है कि इनके पेरेंट्स पॉजिटिव रहे हैं तो बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। अब हस्बैंड से वाइफ हो रही है, वाइफ से हस्बैंड हो रहे हैं, उन दोनों से बच्चे हो रहे हैं, उनसे उनके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी और लोग भी हो जा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी ये बात की है कि पेरेंट्स से बच्चों को संक्रमण हो रहा है, इसलिए जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके टीकाकरण पर फोकस किया जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे पेरेंट्स का टीकाकरण किया जाए। इसको लेके आयोग की ओर से सीएम तीरथ सिंह रावत जी को भी पत्र भेजा गया है और साथ ही बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी ने भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की मीटिंग की है। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में खास, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि शनिवार को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसानी से बच्चों का घर में ट्रीटमेंट हो सकता है अगर उन्हें सांस की दिक्कत नहीं है तो। और पेरेंट्स बच्चों के लक्षण देखकर ये पहचान सकते हैं कि उनको कोरोना है कि नहीं है। अगर उन्हें सांस की दिक्कत है या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और कोविड केयर सेंटर में उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। ज़रूरत के अनुसार उन्हें आईसीयू उपलब्ध कराया जाए। तो ये कुछ खास लक्षण हैं जो आप देख सकते हैं अपने बच्चों में और पता लगा सकते हैं इन्हें कोरोना है कि नहीं। तो देखिए आखिर क्या कुछ कहा आयोग के अध्यक्ष ने। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह उत्तराखंड की नौनी को प्यार देना मत भूलिएगा। उत्तराखंड की नौनी को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। मेरा इस फोरम पे कहने का ये मतलब था मैडम, मैंने फाइनल डिसीजन तो करना ही नहीं है, मैं सिर्फ प्रपोज कर रही हूँ। नहीं, वो ठीक है। वही चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम हम सब लोग मिलकर करें और सब लोग मिलकर खरीद लें, तो शायद क्या नाम है, उसका कोई एक आउटपुट इनपुट निकल के आएगा, लार्जर नंबर हम लोगों का वो हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जैसा आप लोग इसीलिए मैंने बोला कि आप जो मुख्य बिंदु हैं हमारे इसके कि ये चीज़ों की आवश्यकता है या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लें और वो आप एक बनाकर मुझे पूरा इस मीटिंग का पूरा मिनट्स आप भेज दें कि ये हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये हम लोगों की रिकमेंडेशंस या डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उस पर भी काम करें और जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको भी हम लोग पूरा तरीके से उसमें भी सफल हो सके। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव हूँ, रिटायर्ड डीजी हूँ मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी प्लानिंग हो वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप मॉर्निंग में आपने कहा था कि हर जिले में मैम एक टास्क फोर्स बननी चाहिए। हर जिला अपनी प्लानिंग अलग से करे मैम, चाहे वो सीएमओ के अंडर में हो, उसमें लोकल जो हमारी आईआईटी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ब्रांचेस हैं वो लोग जोड़ें कि उनके यहाँ कितने बेड्स हैं। जैसे अभी डॉक्टर अमित सिंह कह रहे थे कि इस बार सबसे ज्यादा जो परेशानी लोगों को हुई वो बेड ढूंढने में, किस अस्पताल में क्या है। तो ये प्लानिंग अभी से हम लोग को डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए कि हर जिला जो है अपने यहाँ एक बेड का रिकॉर्ड बनाए कि उसके यहाँ कितने टिकू के बेड हैं, कितने निकू के हैं। मैम, हमारे गवर्नमेंट में भी बहुत सारे की मैडम बैठी हुई हैं, हम लोग के गवर्नमेंट में SNCU है एक मैम, सिर्फ न्यू बॉर्न केयर यूनिट है। हर जिले में मैडम हमारी NPHU है, न्यू बॉर्न के स्टेबलाइजेशन यूनिट्स है मैम। तो
तो उनको हम और आगे बढ़ाएं, उनका जो स्टाफ है उसको और ट्रेन करें, कोविड के गाइडलाइंस दें। तो मैम मेरा ये कहना है कि इस वक्त हर जिले को अपनी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी, खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना। जब तक ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा मैम, तो ये हम टैकल करना हमारे लिए मुश्किल था कि अपने यहाँ वो पूरा बेड का हिसाब रख के। और जो बड़े जिले हैं मैम, उनको हम छोटी छोटी यूनिट्स में भी बांट सकते हैं, 4 बड़े वार्ड्स हैं, 4 उसमें करके बांट के, और इस तरह से प्लान करें कि पब्लिक को पता हो कि किस जगह पे मैं फोन करूंगा जहां मुझे पता चल जाएगी कि बेड की अवेलेबिलिटी कहाँ, मेरे घर के पास में मेरे उसके पास कहाँ मुझे बेड मिल पाएगा, न्यूबॉर्न केयर यूनिट का या जो भी है। तो इसमें मैम एक डिसेंट्रलाइज हमको जो भी हम रोड मैप बना रहे हैं, जो भी वो करेंगे हम, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत बहुत जरूरी है मैम, ये मैं कहना चाहूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा वो सजेशन दिया। मॉर्निंग में मैंने इस चीज़ को उठाया था और आप लोगों के बीच में बात की थी कि ये सब चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो कम से कम हम लोग काफ़ी हद तक निजात पा सकेंगे। बहुत एकदम 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 75% तो हम लोग इससे काफ़ी राहत मिल सकती है हम लोग को। तो जिलावार तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी समस्त जिले तो इसमें मुझे लगता है कि जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसके बाद में भी हम लोग फिर भी बैठेंगे और बैठकर फिर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये इनिशियली देख लें कि पहले स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो आप लोगों के सजेशंस हैं, जिस तरह से आप लोग वह काम करना चाहते हैं या कोई बीच में अड़चन आ रही है, उस सब चीज़ों को हम लोग कम से कम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। शासन, प्रशासन और सरकार, इन सब लोगों के साथ में हम लोगों को समन्वय बनाकर काम करना पड़ेगा। और बाकी अन्य विभाग भी हम लोग इसमें साथ में ले सकते हैं अपने, तो उन लोगों को साथ लेकर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें काफ़ी सफल हो पाएंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि अभी हम लोगों को कुछ वेंटिलेटर्स हमारे आए हैं, तो वो वेंटिलेटर्स के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि क्या हम लोग उन वेंटिलेटर जो लगभग मेरे संज्ञान में आए 4 से 5 हज़ार हमारे यहाँ अभी हम लोगों को मिले हैं वेंटिलेटर्स। मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे क्या? हेलो, कि ये पीडियाट्रिक उसके लिए बच्चों के लिए आए हैं मैम ये वेंटिलेटर? नहीं, ये पूरा आपको दान स्वरूप मिला है ना, कहीं आपको 5 से 6 हज़ार के आसपास। इसमें मैम ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के वेंटिलेटर्स हैं और उसी हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन फिर मैम होगा कि जो पीडियाट्रिक वार्ड वाले हैं, पीडियाट्रिक के लिए हैं तो ये पीडियाट्रिक वार्ड में जाएंगे मैम, और अडल्ट वाले हैं तो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हम उनको कर पाएंगे आईसीयूज में, अडल्ट आईसीयूज में भेज सकेंगे मैम। ना तो वैसे 5 से 6 हज़ार तो बहुत अच्छा नंबर है मैडम, ये तो इतना बड़ा नंबर बहुत ये अच्छी जो चीज़ है। आए मेरा ये कहना है इसमें कि आप जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। नंबर 1 बात, कितने हॉस्पिटल्स में हम लोग 200 या 300 के बीच में हम लोग दे सकते हैं। अब बाकी जो और अदर्स हैं कि हमारे और जो लोग बाग काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और दूसरे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स को भी हम लोगों को, क्योंकि ये धूल झक्कड़ डालने के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है, क्योंकि जो काफ़ी हम लोग सुन रहे थे कि फला जगह पर वेंटिलेटर है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पे खूब धूल खाया जा रहा है। हम लोगों ने उसको एक स्टॉक में बनाकर रख दिया कि ये माल एक साइड में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसका सही यूज़ करना है तो उसमें बाकी लोगों को भी हम लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये दान स्वरूप मिला है। तो इसको हम लोग क्या